हम यहाँ पर जो खेल को समझो, पहले ये तरीका था जिसमें हम क्या करते थे, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हटाता था तो अपना क्वारंटाइन लगा था, बैठ जाओ। इससे क्या हो रहा था कि वो वेक्टर उस एंटीबायोटिक के प्रति एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म कर देता था। और जब वो छाप करते थे तो धीरे-धीरे कॉलोनी में मरने लगता था और उसकी पॉपुलेशन कम होना ये इंडिकेट करता था कि ये रिकवरी रेट है, ये बढ़ रहा था। आज ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा जानलेवा टाइप का नुकसान देता है। हाँ, जिसको तुम्हारा डिजायर प्रोडक्ट है तो इनडायरेक्टली उसी से मार रहे हो। और मार के पता चला तुमको कि यही वाला हमारे काम कर रहा है, इसमें से एक दो बच जाते बाकी तो मर जाएगा। तो दूसरा ये थोड़ा सा जो है सरदर्द वाली बात है। तो इसकी जगह पर एक और तरीका लिया गया, उसका नाम था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या है? ऑफ जीन। इस तरीके में क्या किया कि एक ऐसे जीन को खोजा गया जो एक एंजाइम बना रहा था जिसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या बना रहा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को जब आप लैक्टोज की प्रेजेंस में रख रहे हैं तो वो क्या कर रहा था कि वहां पर वो उसको सब्सट्रेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, फूड की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और आपका जो जिस जगह पर वो उसका मतलब उसको यूज किया और उसके बाद शुगर को डाइजेस्ट किया, उसकी सेल के आसपास ही रहेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में रहेगा। तो जब आप उसमें कोई जैसे क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? ऐसा कोई क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट जो शुगर के साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ? शुगर। तो जब वो शुगर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो इस मोनोसैकेराइड शुगर या गैलेक्टोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज सब क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड। तो आप उसको लैक्टोज खिला रहे थे, लैक्टोज शुगर, और वो किसमें टूट रहा था? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज इज अ डाइमर, मतलब दो मोनोमेरिक शुगर से मिलकर के क्या बनता है? लैक्टोज। बहुत सारे लैक्टोज से मिलकर के तुम्हारा जो है स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन दैट इज पॉलीमर। हाँ, तो क्या समझा आपने? सीरियल का कि आप क्रोमोज वहां पर फूड दे रहे थे लैक्टोज, वो फूड डाइजेस्ट कर रहा था कौन से में? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वो तो तोड़ रहा था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बहुत से और जब आप वहां पर जैसे आपने आयोडीन का टेस्ट देखा होगा, सुना होगा। आयोडीन का टेस्ट मतलब स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है? आयोडीन डाल देते थे तो ब्लू कलर आ जाता था, बचपन में सुना था। अरे यार वो लीफ वाला एक्सपेरिमेंट किया था, इसको कवर कर देते थे, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किया था, आधे लीफ को कवर कर देते थे, सनलाइट नहीं मिलती थी तो वहां पे फूड नहीं बनता था, स्टार्च नहीं बनता था। और जब उसके आयोडीन डाल देते थे तो ऐसा नहीं होता था, और दूसरी साइड में ब्लू कलर आ जाता था। है ना बचपन में? नहीं देखते बचपन में हमें पता ही नहीं था। वही सेम यहाँ पर तरीका बनाया गया कि एक क्रोमोजेनिक सब्सट्रेट लिया गया, आयोडीन नहीं होगा, कुछ भी हो रहा होगा, और जब उसको ऐसे वेक्टर जिसमें ये जीन है, किसके लिए? जेड जीन। कौन सा जीन? अभी देखो, हमने एक वेक्टर लिया और उस वेक्टर में कौन से जीन दिए हैं? जेड जीन। और हमने क्या किया? ये हमारा फॉरेन जीन है। हमने यहाँ एक आरडी का इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया, और उस आरडी से हमने यहाँ पर करने पारा, और ये बन गया लाइक दिस। ये जो जेड जीन है ये नहीं बना रही थी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी तक ये होता था लैक्टोज की प्रेजेंस में, लैक्टोज शुगर की मात्रा थी, एंजाइम को डाइजेस्ट करता था, और यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता था।
सबस्ट्रेट। जब आप मोनोजेनिक सबस्ट्रेट डाल देते थे, इसको चढ़ाते थे, तो यहाँ पर आपको मिलेगी ब्लू कलर की कॉलम। समझ रहा है? जैसे ही वो जेड जीन हट गया, आपने जेड जीन यहाँ क्या कर दिया? नहीं आ गया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ जेड जीन। जैसे ही ये हट गया तो क्या हो गया? बीटा गैलेक्टो साइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। इस सिचुएशन में आप यहाँ पर लैक्टोज और यहाँ पर बीटा गैलेक्टोज साइडेज एंजाइम नहीं है। आप यहाँ पर डालते हो जेनिक सबस्ट्रेट, डाल दिया, जेनिक सबस्ट्रेट डाल दिया। रिकॉर्डिंग की थी, अब सही है। मेरी बात को समझिए, ये नहीं है तो यहाँ पर क्रोमोसोमल जेनिक फैक्टर का कोई कलर आएगा क्या? नहीं। यहाँ पर जो कॉलोनी मिलेगी वो हमको मिलेगी वाइट कलर कॉलोनी, या कह सकते हैं नो कलर। नो कलर, यही चीज इसको समझाना था मुझे आपको। तो ये कौन सा डीएनए? तो कहेंगे सर ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर। और ये कैसा है? तो कहेंगे सर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर, या आप इसे कह सकते हैं प्लाज्मिड। कह सकते हैं प्लाज्मिड। एक सवाल है मेरा, ये जो तरीका है, ये तरीका ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करने के लिए है, या रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट? गुड। इसको अलग करने के लिए ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से मतलब नहीं। चलो गुड। तो ये ऊपर वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पता करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया? ये हम लोगों ने कलर और नॉन कलर से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट और ये हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब इसके बाद वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ये। यहाँ पर लिखा है वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल। इस बात को समझिए। आपको पता है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आपने एक बहुत कॉमन वायरस का नाम सुना होगा, रेट्रोवायरस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? HIV होता है, रेट्रोवायरस है। तो HIV वायरस की तरह रेट्रोवायरस के जो दूसरे स्ट्रेन्स होते हैं वो कैंसर भी कॉज कराते हैं। अच्छा, कैंसर होता कैसे? आपकी बॉडी की जो सेल है उसके पास पहले से ही उसके डीएनए में प्रोटो-ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होती हैं, प्री कैंसरस जीन्स। कौन सी? जो कि इनएक्टिवेटेड रहती हैं। और ये जो वायरस है या इनके अलावा कुछ केमिकल होते हैं, कोई ऐसा स्टिमुलस जो जाता है और उस सेल को इनएक्टिवेटेड जीन को ट्रिगर करता है और वो एक्टिवेट हो जाती है। और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो अपना काम करने लगती है। तो अपना काम करेगी, जीन अपना काम करेगी तो इन प्रोटीन बनाएगी, और प्रोटीन बनाएगी तो एंजाइम बनेगा, और एंजाइम बनेगा तो उसी हिसाब की रिएक्शन होंगी। ठीक है, यही सारा खेल है। तो प्रोटो-ऑन्कोजीन तो आपकी बॉडी में अपने आप ही प्रेजेंट होता है, आप ही की नहीं, हर किसी
हर इंसान के अंदर है, हर प्लांट सेल के अंदर है, सब जगह है, ठीक है। और वही ट्रिगर होती है दूसरे के इन्फ्लुएंस से। हुआ क्या, हमने यहाँ पर एक इस्तेमाल किया उन्हीं जो वो रेट्रोवायरस था। कौन सा वायरस था? इसी तरीके से एक बैक्टीरिया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। वो क्या इंड्यूस करता था? ट्यूमर इंड्यूस करता था टोबैको प्लांट में। किसमें? टोबैको प्लांट में क्या करता था? उनकी जड़ में ट्यूमर हो जाता था, तो जिसकी वजह से ऊपर की लीफ ग्रो नहीं करती थी। टोबैको में जड़ खाते हो कि पत्तियाँ? पत्तियाँ, लेकिन सब पता है ठीक है। और अगर सारा एनर्जी, सारा न्यूट्रिशन जड़ में ही रह जाए तो पत्तियाँ बड़ी होंगी। तो ट्यूमर में भी तो यही होता है कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होने लगता है, दूसरे ऑर्गन क्या होता है? भूखे मर जाते हैं, उनकी ग्रोथ इम्प्रॉपर हो जाती है। वो होता क्या है, इसी तरीके से क्या हुआ कि वो प्लाज्मिड हमने लिया, और उस प्लाज्मिड में जो ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जीन है, जो ट्यूमर इंड्यूस करने वाला जीन है, उसको हटा करके अपना डिजायर्ड जीन लगाया। किसमें? उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में। किसमें लगाया? और उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जब वो लगाया तो वो वापस से उसी बैक्टीरिया में डाल दिया, और अब उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करा दिया। मतलब उस बैक्टीरिया को उस प्लांट, उस एनिमल के संपर्क में ले आए तो इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब उस प्लांट को ट्यूमर होगा क्या? इन्फेक्शन होगा, वो जीन प्लांट के सेल के अंदर चली जरूर जाएगी, लेकिन ट्यूमर नहीं होगा। यही सारा खेल है। अब देखो, तो इन्फेक्शन कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? प्लांट में एक बहुत खास बीमारी थी, दैट इज कॉल्ड एज क्राउन गॉल डिजीज। और ये जो क्राउन गॉल डिजीज थी, ये एक पैथोजन था जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। और ये क्या कराता था कि जिस प्लांट को इन्फेक्ट करता था, उस प्लांट में क्या हो जाता था? ट्यूमर। उस प्लांट में क्या हो जाता था? ट्यूमर। तो होता क्या है, ये वो नॉर्मल बैक्टीरिया है, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। और इसके पास दो तरीके का डीएनए है, एक है इसका मेन डीएनए और एक है इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जिसको हम कहते थे प्लाज्मिड या वेक्टर। और क्योंकि यही प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है, तो इसका नाम हो गया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या टीआई वेक्टर या टीआई प्लाज्मिड। ठीक, टीआई प्लाज्मिड। अब ये टीआई प्लाज्मिड से हमने टीआई जीन को, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को, कौन सा जीन? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, दैट इज टीडीएनए, सिंपल। इसके टीडीएनए को यहां से निकाला और क्या कर दिया? इसकी जगह पर अपना डिजायर्ड जीन डाल दिया। क्या डाल दिया? क्या डाल दिया? डिजायर्ड जीन। और अब ये अब वापस से अब इस इतने को क्या कहोगे? तो कहेंगे सर अब इतने को कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए, या आप कहेंगे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्या कहेंगे? ठीक है, या फिर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया। और इसको उठाया और इसका इन्फेक्शन करा दिया उस प्लांट से, प्लांट के करीब ले गए और उसको इन्फेक्शन हो गया। लेकिन अब उसको यहाँ पर ट्यूमर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और ये वाला जो जीन है ये जाएगा और प्लांट का जो मेन डीएनए है उसी में जाकर के अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगा। क्या करेगा? नहीं भी करेगा तो उसी प्लांट सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म इस्तेमाल करेगा और अपने मन की प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन बनाएगा तो एंजाइम बनाएगा और वो वाली रिएक्शन बॉडी के अंदर होगी जिस एंजाइम की बॉडी में कमी थी। बात समझ रहे हैं? और उसके बाद आपका जो ये है, ये जो टीडीएनए है उसकी जगह पर अब ट्यूमर नहीं होगा, डिजायर्ड प्रोटीन बनेगी। सोचो ना, यही एक प्लांट जैसे मान लो कि एक फ्रूट है और उस फ्रूट में जैसे आप बात करो, किसकी मैं बात कर रहा हूँ?
मैं बात कर ले रहा हूँ एक ऐसे गोल्डन राइस की, एक ऐसा राइस जो गोल्डन गोल्डन कलर का होता है और उसके अंदर, अच्छा गोल्डन नहीं होता, वाइट ही होता है, लेकिन माफ करना, गोल्डन कलर का कौन सा विटामिन होता है, तो कहेंगे रेटिनॉल। गाजर, गाजर के अंदर जो येलो येलो पार्ट रेटिनॉल, विटामिन ए, कौन सा विटामिन? तो इसीलिए विटामिन ए को क्या कहा, गोल्डन राइस। वो विटामिन ए, राइस में विटामिन होता है क्या? नहीं, लेकिन ऐसा राइस जिसमें आपको विटामिन भी मिल जाए और विटामिन ए, तो वो आपके लिए अच्छा है ना। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया, उसके अंदर एक ऐसा एंजाइम डाला गया जो वहाँ पर क्या बनाएगा, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, विटामिन की सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से 5 टाइम ज़्यादा प्रोटीन का जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका, ये सारे तरीके रहे फूड को जो है की क्वालिटी को इन्हांस करने का तरीका, फूड की क्वालिटी को इन्हांस करने का तरीका। जैसे ऐसा पालक जिसमें विटामिन ए आ जाए, तो आप पालक खा रहे हो, पालक में जो विटामिन हाई है, आयरन हाई है, उसके साथ आपको क्या मिल गया, विटामिन हो गया, मिल गया। इसी तरह आयरन फोर्टिफाइड राइस वाइस हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि कभी आप लोगों ने कॉर्न फ्लेक्स खरीदे हैं, तो उसमें लिखा होता है आयरन फोर्टिफाइड। जो कॉर्न फ्लेक्स होते हैं उसमें जो कॉर्न यूज़ होता है, तो उस कॉर्न में आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। जनरली मक्के में जो नॉर्मल मक्के होते हैं उसमें आयरन नहीं होता। तो चावल में भी हुआ है ऐसा? हाँ, ऐसा बहुत सारे हैं। आपका एक पूरा चैप्टर है इसमें ह्यूमन एंड डिजीज़ के बाद आपका ह्यूमन वेलफेयर करके चैप्टर है, उसमें ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो आयरन फोर्टिफाइड मतलब ये 45 का मतलब इसको कहते हैं, ऐसे प्लांट कहते हैं टेलर मेड प्लांट। टेलर मतलब जिसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से शेप करता है ना। जैसे आप लोग शर्ट खरीदते हैं रेगुलर फिट, हाँ टेलर्ड फिट। लड़कों के जब आप शर्ट खरीदने जाओगे मॉल वगैरह में, तो उसमें होता है ना रेगुलर फिट होता है, टेलर्ड फिट होता है, तो बॉडी के शेप के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? तो हमने वो स्पेशल कैरेक्टर हमको उस चीज़ में इंड्यूस करना था, तो हमने इस तरीके का इस्तेमाल किया और उसके अंदर वो जीन चला गया, फिर वो वाली प्रोटीन वहाँ पर बनेगी और हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। अगला तरीका था, ये देखो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टी-डीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए। और यहाँ पर हमने क्या किया कि इस टी-डीएनए को काट करके वहाँ पर अपना डिजायर्ड जीन लगा दिया, और अब ये जो बना वेक्टर, इस वेक्टर को वापस से उसी पैथोजन में डाला और उससे क्या करा है, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन किसने करा है, प्लांट में। अब वो प्लांट में हमारी डिजायर्ड जीन चली गई। क्या चली गई? तो डिजायर्ड जीन जाने के बाद डिजायर्ड प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, डिजायर्ड कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा प्लांट में। तो प्लांट के जीन को मॉडिफाई किया कि नहीं, हर बार करना पड़ेगा कि एक बार कर दिया जिंदगी भर रहेगा, एक बार कर दिया और जिंदगी भर रहेगा, ठीक है, गुड। जबकि हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं होता था। एनिमल्स में क्या किया, एनिमल में प्रोटोऑन्कोजीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, जो क्या कराते थे, जब वो इनएक्टिव स्टेट में जो जीन्स होते थे प्रोटोऑन्कोजीन्स कहते थे, और उसको अगर कोई इन्फ्लुएंस करता था या ट्रिगर करता था, तो कोई वायरस की वजह से भी हो सकता है, किसी केमिकल की वजह से भी हो सकता है, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। यहाँ स्टिमुलस हमने वायरस लिया और ये वायरस है रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस क्या करता है, इसका डीएनए जो है इन्फ्लुएंस करा देता है इसके डीएनए, ह्यूमन डीएनए को, मेन डीएनए को, और यहाँ पर क्या शुरू करा देता है, ट्यूमर, ठीक है। क्या कॉज करा देता है, कैंसर या ट्यूमर। लेकिन अगर हम इस पैथोजन से, ये पैथोजन हमारे इस काम का है कि इसकी मदद से हम कोई भी जीन ह्यूमन की सेल के अंदर डाल सकते हैं। एक फायदा यही है, क्या एक फायदा यही है, सोचो ना, HIV वायरस में, HIV वायरस अपना जीन किसके अंदर डाल दे रहा है, ह्यूमन के अंदर ना, और वायरस थोड़े बना रहा, फिर ह्यूमन की सेल खुद बना रही है उस डिजायर्ड प्रोटीन को, डीएनए को, और उनका रेप्लिकेशन वगैरह करा रही है, और जिसकी वजह से सारा खेल हो रहा है। आगे की कहानी तो ह्यूमन की सेल खुद कर रही है, हेल्पर टी सेल्स, राइट, CD4 सेल्स, उन्हीं को टारगेट कर देता है। तो यही यहाँ एक बात सीखने को मिली कि ये अपना डीएनए लाता है और ह्यूमन के डीएनए में अपना लगा देता है। तो ऐसा ना हो कि ये वो चिट्टी को जानते हैं, रोबोट, तो रोबोट में वो जो चिप है, सारा खेल चिप का है,
सही वाली चिप थी तो सही काम कर रहा था, हटा करके दुष्ट वाले ने अपनी चिप डाल दी तो उसके हिसाब से काम करने लगा। यहाँ पर भी वही खेल है कि ये एक ऐसा रोबोट है जो दुष्ट है। क्या है? दुष्ट है। और इसके पास ये अब नुकसान कर रहा है। हमने इसकी वो चिप निकाली और ये उसका फीचर है कि वो जा सकता है। हमने उसकी चिप निकाली, उसकी जगह काम वाली लगा दी चिप, और ये गया और उसने हमारे मन का काम कर दिया। तो ये कैंसर इंड्यूस नहीं किया, ये ऐसे लोगों में किया जाता है जैसे जिनको जेनेटिक बीमारियां हैं, जैसे फेनाइलकीटोन्यूरिया, हाँ, PKU बहुत कॉमन डिजीज है, ठीक है, PKU हो गया या कोई भी जेनेटिक बीमारी, ठीक है, जो है कोई सिंड्रोम है, ठीक है, कोई जेनेटिक बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ट्रीट करने का तरीका है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ये डिटेक्ट करते हैं कब फुल्ली तरीके जो है क्या कह सकते हैं कि सक्सेस रेट इसका सबसे ज़्यादा हाई तब होता है जिस समय जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसकी कौन सी स्टेज चल रही है, मॉरुला या ब्लास्टुला। मॉरुला ब्लास्टुला स्टेज में सेल कितनी होती है? अप टू 64 सेल, मतलब 32 से 64 सेल के आसपास की, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हो रही होती है। क्या नहीं हो रही होती है? तो सेल डिवाइड हो रही होती है। क्या हो रही होती? ठीक है, सेल डिवाइड हो रही होती थी 16 से 32, 32 से 64। उस स्टेज तक अगर आपने डाल दिया ये जीन, तो वो 16, 32, 64 सेलों को इन्फेक्ट करना थोड़ा आसान है ना। बॉडी की हर सेल को इन्फेक्ट करना पॉसिबल है क्या? बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो बहुत इनिशियल स्टेज में आपने क्या किया, अपना ये डिसार्म पैथोजन का इस्तेमाल किया और इसके अंदर आपने डिजायर्ड जीन डाल दिया। फेनाइलकीटोन्यूरिया के केस में क्या है, वो स्पेसिफिक एंजाइम नहीं बन रहा है जो कि फेनाइलएलनिन को क्या करे, डिसइंटीग्रेट करे या कन्वर्ट करे, ठीक है। तो वही से प्रॉब्लम आती है, बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है। वो जो एंजाइम है उसको बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि जीन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? और वो जीन कहाँ पर है? डीएनए में से अगर वो जीन मिस हो गया तो एंजाइम बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि डीएनए में नहीं तो आरएनए में नहीं, आरएनए में नहीं तो प्रोटीन नहीं। तो हमने क्या किया, बाहर से वही जीन एक वायरस के अंदर डाल करके भेजा और वो वायरस जा करके हमारे टेस्ट ट्यूब बेबी को इन्फेक्ट कर दिया और उसकी सेल के अंदर वो चला गया और फिर वहां जा करके वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और फिर जिस समय रेप्लिकेशन होगा ये, तो उस समय वो सेल जब डिवाइड होगी तो जो वो सेल डिवाइड होगी तो उसके अंदर वो वाला जीन आ गया है जो आगे चल के जब वो फेनाइलएलनिन को जो है को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरत होगी, वो एंजाइम बनेगा। बात समझ में आएगी? क्या समझ में आया? हाँ, एंजाइम। बात समझ में आ गई? इस तरीके का जो बच्चा है या ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और ये इसको कैंसर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो निकाल लिए पहले। ठीक है, गुड। चलिए नोट करिए। चलिए, अभी तक आपने जितना मेथड पढ़ा फॉरेन डीएनए को किस में डालने के लिए, होस्ट के अंदर, किसके अंदर, इन सारे मेथड में एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी कि आपको किसी वेक्टर की जरूरत थी, किसी हेल्पर की जरूरत थी। अब बिना वेक्टर के, बिना हेल्पर के अगर आप अपना डिजायर्ड जीन डालना चाह रहे हैं किसमें, होस्ट में, बहुत से दिमाग सही जगह है, ठीक है। तो अब आपको क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, जैसे एक मूवी थी, नॉर्मल हार्ट की सर्जरी होनी है। क्या होनी है? हार्ट की सर्जरी होनी है, एक आदमी के यहाँ से निकाल के दिल दूसरे के यहाँ दिल लगाना है। आपको नॉर्मली किसकी जरूरत पड़ेगी? एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। वो वहाँ से उसको आइसोलेट करेगा, कटवर्ट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, एक इंसान के अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, ठीक है। एक दूसरी सिचुएशन, एक मूवी थी और उसमें जो दूसरा हीरो या हीरोइन जो भी था, मुझे नहीं पता, ज़्यादातर लड़के अपना दिल हीरोइन के लिए ही देते हैं, तो हाँ, फिर हीरोइन धोखा देके चली जाती है। लड़कों के लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए उनका करियर। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लड़कों की ज़िंदगी, अगर लड़के अगर चाहते हैं ज़िंदगी में वो जो वो पाना चाहते हैं, हर एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, उसके लिए उनका सेटल, स्टेबल और उनका सही करियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। लग रहा होगा नहीं सर ऐसा नहीं है, प्यार अंधा होता, अंधा कोई नहीं होता।
एक टाइम ऐसा आता है देख करके भी अंधा बन जाएगा अगला। तो सही करियर, सही टाइम पर सेटलमेंट। हाँ, नहीं तो बात नहीं, पापा नहीं मानेंगे, हाँ, अम्मा नहीं मानेंगे, देखा। तो वो वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। वो कब नहीं आएगी? जब आप वेल सेटल्ड हो गए। तो हाँ, दिल देने के बाद भी नहीं सेटल हो पाओगे फिर। देखो यहाँ दिल देने जा रहा है। अब देखो एक टाइम क्या था कि डॉक्टर के थ्रू दिल गया, एक इंसान से निकला, दूसरे के यहाँ डॉक्टर के थ्रू लग गया। एक तरीका और है, ये तरीके में क्या है कि मूवी में ऐसा होता है कि वो हीरो को दुश्मन घेर लेते हैं, हीरोइन पड़ी होती है, कहीं मरी पड़ी होती है। हाँ, साउथ इंडियन। तो वो अपना दिल ऐसे निकालता है और फेंक देता है, और वो शीशा तोड़ते हुए जाता है, हीरोइन क्या फिट हो जाता है, और वो दिल एकदम डॉक्टर देख रहा होता है बस दूर से, और दिल अपने आप धड़कने, हाँ, दिल अपने आप धड़कने लगता है, उसमें बिजली की किरणें निकलने लगती है, सारी चीजें हो जाती है। हाँ, ये है, ये एक दूसरा तरीका, यही है वेक्टरलेस मेथड, दैट इज डॉक्टरलेस मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? डॉक्टरलेस मेथड। तो डीएनए के पास देखो, इस सिचुएशन में दिल को पहले से ही धड़कते रहना होना चाहिए, हाँ, तभी तो जाके वहां जाके काम करना शुरू करेगा। डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर भी देखो, दिल वैसे भी धड़कता रहना चाहिए, तभी काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डीएनए के पास ORI होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसके पहले तक क्या हो रहा था, जो डिजायर्ड जीन था उसके पास ORI नहीं था। ORI वो किसका इस्तेमाल कर रहा था? प्लाज्मिड का। किसका कर रहा था? और अगर इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा था तो वो ह्यूमन या होस्ट सेल में ही जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जा रहा था, तो होस्ट सेल का यूज कर रहा था। बैक्टीरिया के लेवल पर बैक्टीरिया का कर रहा था, प्लाज्मिड का कर रहा था, लेकिन वो एनिमल या प्लांट के लेवल पे आकर के किसका यूज कर रहा है? या तो अपना खुद का यूज कर रहा है, या तो प्लांट या ह्यूमन की सेल में ही जुड़ जा रहा है और उनका खुद का यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और है, क्योंकि इसको जिंदा रहना भी तो जरूरी है, क्योंकि काट के डीएनए दे दोगे तो हो जाएगा वैसे ही, कि कुछ ही काम का नहीं होगा। तो उसके पास क्या होना चाहिए? ORI। और इसको जो है अब आप बात आती है कि यार डीएनए जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? और जो कोई भी सेल होती है, सेल की जो सेल वॉल, अगर प्लांट है तो सेल वॉल, अगर नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो भी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है? तो इम्परमिएबल हो गई ना, वाटर लविंग, वाटर हेटिंग। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, तो वाटर हेटिंग का मतलब क्या है? नॉन पोलर। क्या हो गई? और डीएनए कैसा है? पोलर। कैसा है? पोलर। तो पोलर चीज लाइक डिसॉल्व लाइक, सुना है ना? इसी तरीके पोलर चीज में डिसॉल्व होती है, नॉन पोलर चीज नॉन पोलर में डिसॉल्व होती है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब ये सेल इसके लिए कॉम्पिटेंट हो गई या इनकॉम्पिटेंट हो गई? होने के बावजूद अट्रैक्ट नहीं कर रही, तो दैट इज इनकॉम्पिटेंट। इसको इनकॉम्पिटेंट सेल को अब हमको क्या बनाना है? कॉम्पिटेंट, ताकि हमारा डिजायर्ड डीएनए इसमें चला जाए। अब यहीं पर हम कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड है डाईवैलेंट कैटायन हीट स्ट्रोक मेथड, डाईवैलेंट कैटायन एंड हीट स्ट्रोक मेथड। दूसरा मेथड होता है जीन गन या बायोलिस्टिक्स, और तीसरा मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। तीसरा मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इंजेक्शन किसको लगाते हैं? इंसान को, जानवरों को, ठीक है, कहीं गोली भी तो मारते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा दूर रखिए। इंजेक्शन किसको लगाते हैं? इंसान को। तो ये जो मेथड है माइक्रो इंजेक्शन, ये मेथड हम यूज करेंगे किसमें? तो कहेंगे सर एनिमल सेल के लिए। किसके लिए? ये वाला जो मेथड है ये हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट सेल के लिए, और ये भी कई हद तक दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं प्लांट सेल के लिए। किसके लिए? ठीक है, तो क्या हो गया? हम डाईवैलेंट कैटायन हीट स्ट्रोक मेथड में क्या होता है? सबसे पहले इस मेथड में हम इसको रखते हैं, सेल को रखते हैं किसमें? कैल्शियम आयन में। किसमें रखते हैं? कैल्शियम आयन के सोल्यूशन में रखते हैं। और इसके बाद जो है इसको हम फिर रखते हैं, वहाँ से निकाल कर फिर हम इसको आइस में रखते हैं। आइस में रखने के बाद फिर इसको हीट करते हैं और फिर इसको आइस में रखते हैं। ठीक है, यही मेथड है, मैं आगे सिखाऊंगा, लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पहले नोट करिए।
चलिए यहाँ तक हम लोगों ने आज का कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे का पार्ट करेंगे। जो अगली क्लास है वो इस चैप्टर की आखिरी क्लास है, ठीक है। इसमें कुछ खास बचा नहीं है, थोड़ा सा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बचे हुए हैं, उसमें हम इसको कवर करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थैंक यू।